वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड टर्म का मॉडल पेपर सेट 1 मैथ्स का। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चलिए, और हम लोग देखते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों को पता ही है कि टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 घंटा टाइम है। सारा क्वेश्चन किस किस टाइप से है सब आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। कुछ खास है नहीं, वही 1 से 7 प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय। तो उसी से आप लोग देख लीजिएगा। मेरा अगर प्रीवियस मैंने वीडियो साइंस का और इंग्लिश का भी बनाया है तो आप वहाँ मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट पे आपको एक 9th क्लास का पूरा सीरीज़ ही मिल जाएगा मॉडल पेपर का, जिसमें आपको सबका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी धीरे धीरे एक एक सेट का बना रहे हैं, फिर बाकी सारा बनाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, अनुपात में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए तो आप ऐसे करके बनाइएगा, लिख दीजिएगा कि माना चतुर्भुज के चारों कोणों का जो होता है, मतलब ये चारों कोण जो है 3x 5x 9x और 13x कर दीजिए। जो अनुपात में दिया हुआ उसको x में कर दीजिए। उसके बाद जानते ही हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए इस तरह से 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। सबको जोड़े तो 30 आ गया, और फिर 30 आया तो देखिए x बराबर 360/30 यानी 12 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 12 आ गया, x का मान पता चल गया, तो जो था देखिए 3x था तो 3 गुना 12 36 डिग्री, 5x है तो 5 गुना 12 यानी 60 डिग्री, 9x है तो 9 गुना 12 यानी 108 डिग्री, और 13x है तो 13 गुना 12 यानी 156 डिग्री। इस तरह से ये सारा आपको बना लेना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी 60 डिग्री है। तो यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चित्र जो है थोड़ा सा नीचे चला गया है, यहाँ पे आ गया है चित्र। ठीक है, इस चित्र में देखिए बोला गया है ये कोण और ये कोण आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। और निकालने के लिए क्या कहा गया है, निकालने के लिए कहा गया है आपको ए डी सी। ये तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस जो यहाँ पे कोण बना है 90 डिग्री, 60 30 90 डिग्री, बस उसी का आधा यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देख लीजिए उसी का आधा हम लोग को यहाँ पे करना है। तो ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ सी बटा 2 यानी 90 का आधा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। बस अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। देखिए कोण का रचना करना है यहाँ 45 डिग्री का, तो ये तो खैर बनेगा आपका प्रकाल चाहिए आपको, उसके लिए स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बनाया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 नंबर का आंसर। यहाँ पे आप लिख देखिए, रचना करने से पहले कुछ स्टेटमेंट है वो सब लिखना होता है। तो यही है आपका क्वेश्चन कि प्रारंभिक बिंदु जो है 45 डिग्री का कोण का रचना करना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा कि 90 डिग्री का कोण उसे भी विभाजित करके 45 डिग्री का कोण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 90 डिग्री का कोण बना करके अगर उसको हम बीच से मतलब 45 डिग्री से विभाजित कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा, समद्विभाजित अगर कर दे तो 45 डिग्री का कोण मिल जाएगा। कहने में बहुत सिंपल सा ये है कि 90 डिग्री का अगर आप कोण बनाते हैं और उसको ऐसे 45 डिग्री पे समद्विभाजित कर देते हैं, यानी सीधा सीधी अगर सिर्फ आप काट भी देते हैं तो वो 45 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लिखना चाहे थोड़ा लिख सकते हैं कि सबसे पहले, और रचना भी है नीचे आप रचना देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। एक देखिए ओपी एक रेखा खींचना है सबसे पहले, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें करना है। तो देखिए एक पहले ओपी किरण खींचना है, उसके बाद ओ को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या ओ ए का एक चाप लगाइए जो किरण ओपी को ए पर काटेगा। ठीक है, फिर ए को केंद्र मानकर उस त्रिज्या का एक चाप खींचे जो पहले चाप को बी पर काटता है। फिर बी को त्रिज्या केंद्र मानकर उसकी त्रिज्या का एक अन्य चाप खींचे जो केंद्र ओ वाले चाप को सी पर काटता है। और उसके बाद फिर बी तथा सी को केंद्र मानकर त्रिज्या के चाप खींचे जो परस्पर बिंदु आर पर काटते हैं। रेखाखंड ओ आर खींचा जो चाप बी सी को डी पर काटता है, और इस तरह से कोण पी ओ आर जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और लास्ट जो है आपका पॉइंट कि बिंदु ए तथा डी
केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को दो चाप खींचकर जो परस्पर बिंदु क्यू पर काटता है रेखाखंड ओ क्यू खींचा तो फिर पी ओ क्यू भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ओ क्यू और पी ओ आर बराबर 90 डिग्री का समद्विभाजक है। कहने का ये मतलब है कि बस आपको एक ये रेखा खींचे, आप ये मतलब किरण जो खींचे, ये ओ पी एक किरण खींचे, यहाँ से एक चाप खींचे, चाप के बाद यहाँ से आप इसको कट किए, तब इधर और इधर कट करने पे हम लोग को सीधा 90 डिग्री प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ ये चाप से और इस पॉइंट से यहाँ जो आप यहाँ पे जो चाप काटिएगा यहाँ पे, इससे और इस लाइन को मिला दीजिएगा तो ये समद्विभाजक रेखा हो जाएगा इस 90 डिग्री का, और ये 45 डिग्री आपका कोण मिल जाएगा। तो अगर ये आपको क्वेश्चन अगर उतने अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दे, तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि उसको इस तरह से तो नहीं बनाया जा सकता है। प्रॉपर एक स्केल से एक लाइनिंग खींचना होता है, फिर प्रकाल जो होता है प्रकाल से ऐसे करके चाप दिया जाता है, चाप कटता है, फिर लाइन आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर बता दूंगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 है। तो दो भुजा दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वही हिरोन सूत्र वाला से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ए बराबर 8 सेंटीमीटर मान लेते, बी बराबर 11 सेंटीमीटर मान लेते और सी हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो परिमाप पता है हम लोग को 32, और आपको पता होगा त्रिभुज का जो है तीनों भुजा का योग ही तो परिमाप है, यानी ए बी सी तीनों को जोड़ दिए तो 32 आता है, बताया हुआ है क्योंकि परिमाप। तो चलिए ए 8 है, बी 11 है और सी नहीं जानते तो सी को सी लिख दिए। तो जब सबको जोड़े तो 19 प्लस सी यानी 19 प्लस सी बराबर 32 आ गया। तो अब ये 19 इधर आ जाएगा तो माइनस में देखिए -19 आ गया, घटाने पे 13 मिल गया, तो सी का हम लोग को मान मिल गया 13। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जब आप बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र के अनुसार, तो हिरोन सूत्र ये है आपका एस एस माइनस ए, मतलब अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस निकालना है, यानी एस मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए जो परिमाप था, तो परिमाप 32 दिया हुआ था तो 32/2 कर दिए तो 16 आ गया। अब जो है उसके अनुसार वैल्यू बैठा दीजिए, एस के जगह पे 16, एस माइनस ए की जगह 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। आप इसको हल कीजिएगा, 16 गुने 8 गुने 5 गुने 3 ये आया। अब क्या करना है, इसको आप चाहें तो वो गुणनखंड कर सकते हैं। तो मैंने 16 का गुणनखंड किया, 8 गुना 2, 8 दूनी 16। ठीक, क्योंकि ये 8 और ये 8 हमको मिल जाएगा, और फिर 5 और 3 जैसे था वैसे लिख दिए। तो 8 और 8 है जो कि ये रूट से बाहर निकल गया, और बाकी क्या बचा, 2 बचा, 5 बचा और 3 बचा। तो 2 बचे 10 और 10 दिया 30, 30 ये 30 अंडर रूट में चला गया, तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब पूछा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ठीक है, गोल ऐसे किया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ठीक है, तो क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का देखिए बहुत सिंपल तरीका है, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भागा दे दीजिए। ठीक है, जैसे औसत निकालते हैं उसी तरह माध्य भी निकलता है। तो देखिए माध्य बराबर, ये फॉर्मूला जरूर एक बार लिख लेंगे, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग और सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो सबको हम लिख दिए 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से करके, तो टोटल को जोड़े तो 28 आया और 10 से भाग दिए तो 2.8। तो माध्य जो निकला इसका 2.8 निकला। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आंकड़ा ये आपको दिया हुआ है, आंकड़ा का निकालना है बहुलक। ठीक है, आंकड़ा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता हुई होगा बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 14 को देख लें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 14 जो है 4 बार आया है। ठीक है, 14 आपका 4 बार आया है, तो आपका यहाँ पे बहुलक 14 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर 14 लिख सकते हैं बस। छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर बारंबारता प्राप्त ठीक है, सॉरी निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, चित आया कितना, 455 बार चित आया तो लिख दिए चित 455 और पट 545, कुल 1000 है, सिक्का को उछाला गया 1000 बार। तो देखिए पी यानी प्रॉबिलिटी यानी प्रायिकता, चित की प्रायिकता क्या होगी, तो चित आने की संख्या बटा कुल संख्या। तो चित कितना बार आया, 455 बार आया, कुल संख्या 1000 है, भागा कीजिएगा तो 91/200 आएगा। आपका ये भी सही है, आप चाहे तो उसको डेसिमल में बदल दीजिए, भागा दे दीजिए, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आपका इसका ये प्रायिकता आ गया। बस पट आने का है तो पट आने में वही होगा आपका
545 है, पर टोटल 545 बार आया, तो 545 बटा 1000 भागा दीजिए तो 109 बटा 200। चाहे तो आप इसको डेसिमल में 0.545 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है आपका। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य है बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो चलिए दर्शाते हैं कैसे एक आयत है। 8 नंबर देखिए, यहाँ पे हमें ए बी सी डी त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ए बी सी डी आपका त्रिभुज ये देख लीजिए, जो सबसे बड़ा वाला समचतुर्भुज दिया गया है। सॉरी, त्रिभुज नहीं है, समचतुर्भुज यानी बराबर वाला चतुर्भुज, ये हम लोग का ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहा गया था पी क्यू आर एस जो है क्रमशः, तो जब सबसे पहले पी देखिए, ये जो पी है वो ए बी पे है, ए बी पे पी बिंदु दिए, उसके बाद बी सी पे क्यू बिंदु दिए। ठीक है, सी डी पे आर बिंदु दिए, और डी ए पे एस बिंदु दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग 5 बिंदु मिलाएं और फिर सबको है सारा रेखा को, जो ये रेखा एक अलग अंदर बॉक्स बना, इसको भी मिला दिए हैं। ठीक है, अब रचना हम लोग क्या किए हैं वो ज़रा सा पढ़ लेंगे। तो रचना ए से सी को तथा बी से डी को मिलाए हैं हम लोग। ठीक है, ए से सी को यानी जो ये बीच में आप देख रहे हैं एक विकर्ण, हम लोगों ने विकर्ण को मिलाया है। क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, बस एक ऐसे करके चतुर्भुज है ए बी सी डी करके दिया हुआ है। ठीक है, और इस सब के बीच में 4 मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु से एक बना हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा बीच वाला एक विकर्ण मिलाया है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है, क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, ये जो पी क्यू आर एस एक अंदर में जो बॉक्स बन रहा है, ये जो बनेगा मेरा आयत बनेगा। तो आयत का प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। ये आमने सामने की भुजा जो होगी वो बराबर होगी, प्लस में प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। आयत का प्रत्येक कोण, अगर ये दो चीज़ साबित कर दिए तो ये साबित हो जाएगा कि ये एक आयत है। तो चलिए साबित करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते प्रमाण लिख देंगे, और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी देखिए, ए बी सी में क्या है त्रिभुज, ये जो है पहला त्रिभुज ए बी सी है ना। इस त्रिभुज में क्या क्या है वो देख लेना है। पी पी समानांतर है ए सी का। ठीक है, और पी क्यू बराबर ए सी बाई 2, ये मध्य बिंदु परिमेय से हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह सेम जब आप देखिएगा यही त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ जो एक और त्रिभुज है ए सी डी, इस त्रिभुज में भी अगर आप देखिएगा तो बस यही आपको ये ए सी रेखा और ये जो आर एस या एस आर बोलिए, ये रेखा मध्य बिंदु परिमेय से हो जाता है आपका हाफ। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ए सी डी में भी वही है, एस आर और ए सी समानांतर है, बराबर नहीं है, समानांतर है। तो एस आर जो है वो ए सी का हाफ है, क्यों, मध्य बिंदु परिमेय से। जब दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ लेते हैं तो पी क्यू समानांतर हो जाएगा एस आर का, यानी पी क्यू बराबर होगा एस आर का। तो बस इसी तरह आपका देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब रेखाएं समांतर हैं तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो एस आर समानांतर ए सी का हो जाएगा, एस एम समानांतर जी एन का हो जाएगा, और इस तरह से एस जी समानांतर एम एन का हो जाएगा, और एस एम एन जी एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आप लोग फिगर को क्या कीजिएगा ना, फिगर को देखते हुए बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा फिगर ऊपर हो जा रहा है, अगर हम बार बार अप डाउन करेंगे तो आप लोगों को मे भी कन्फ्यूजन होगा। तो फिगर को पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया एस एम एन जी। ठीक है, एस एम एन जी कहाँ पे है वो भी देख लीजिए, ये एस एम एन जी ये जो छोटा सा बन रहा है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज निकल गया। चलिए ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। जब सब आपस में बराबर हो जाएगा तो ये भी आपका आयत निकल ही जाएगा। चलिए, तो उसके बाद क्या है, तो अब कोण एम एन जी में, ठीक है, कोण एम एन जी जो है वो 90 डिग्री का है। एम एन जी, ये एम एन जी ये वाला जो कोण मेरा है 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एम एन जी 90 डिग्री का है, कहाँ चला गया, हाँ। तो एम एस जी भी 90 डिग्री का होगा, अगर एम एन जी 90 तो दूसरा वाला भी 90 डिग्री का। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की कोण समान होती है, तो आमने सामने का कोण समान हो गया, यानी पी एस आर, कोण पी एस आर जो है वो भी 90 डिग्री का हो गया। तो एम एन जी, एम एस जी और पी एस आर, ठीक है, ये तीन चीज़ को हम लोग देखते हैं। एम एन जी, ये एम एन जी, और क्या था, पी क्यू आर भी था क्या, अच्छा वो छोड़िए, आप यहीं देखिए ना, एम एन जी ये जो है, और ये जो कोण बनेगा आपका इधर वाला,
और ये मतलब ये सारा कोण जो है आपका 90-90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो जब ये सारा कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो बस लास्ट में वही आपका पी क्यू आर एस जो है एक आयत है। यहाँ से इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया था। दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुज को विभाजित करती है। मतलब सिंपल से समझना है, त्रिभुज जो होता है, ठीक है, उसके बीच में माध्यिका होता है, यानी बीच में अगर एक रेखा खींचा जाता है तो ये जो त्रिभुज एक बना और ये जो त्रिभुज एक बना, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये दो बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में विभाजित होता है या विभाजित करती है, यही आपको साबित करना है। तो बस साबित करके दिखा देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम लिखे हैं ए बी सी में ए जो है त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए हैं हम लोग। चलिए अच्छा से बना देते हैं, बना हुआ तो है ही। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया है। उसके बाद ए डी माध्यिका है, ये बीच बीच लिए ए डी माध्यिका। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है और पहले हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो देखिए। हम लोग को सिद्ध करना है ए बी डी, ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो ये बन रहा है ए बी डी वाला, और दूसरा जो त्रिभुज ए डी सी वाला बन रहा है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज को साबित करके दिखाना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक रचना किया है। रचना क्या किया है, तो ए एन बी सी पे, ये जो ए एन ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये बी सी पे एक लंब डाले हैं। ठीक है, लंब डाल दिए तो इससे हम लोगों को एक चीज़ और पता चलेगा। यहाँ तो लंब डाल दिए, ये क्लियर हो गया इन पे। ऊपर में हम थोड़ा सा एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को, ये जो बी सी रेखा खींचे हम लोग, तो बी सी जो रेखा पे अगर ये ए डी लंब आया तो ये बी डी और डी सी या सी डी बोलिए, दोनों जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, किसी भी रेखा पे लंब गया तो वो रेखा को दो बराबर भाग में बांटता है। अब प्रमाण में देखिए कैसे बनाना है, लिखना है त्रिभुज ए बी डी। तो पहला जो त्रिभुज आपका है ये ए बी डी वाला, इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए आधार मेरा क्या है, बी डी है, ये त्रिभुज का आधार जो है हम लोगों का बी डी है, और ऊंचाई क्या है, ए एन है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में आधार और ऊंचाई हम लोगों को पता चल गया, आधार है बी डी और ऊंचाई है ए एन। उसी तरह फिर ये दूसरा त्रिभुज में हम लोग देख लेंगे, दूसरा त्रिभुज जो हम लोग का ए डी सी है, ए डी सी बोलिए या ए सी डी बोलिए, जो भी बोलिए। इस त्रिभुज में क्या क्या है, तो इस त्रिभुज में भी आपका जो है आधार सी डी है ना, ये सी डी, इसका आधार सी डी है, और ऊंचाई आपका देख लीजिए, ऊंचाई ए एन है। ठीक है, ए एन एन तो सामान निकल गया। अब इसमें एक चीज़ हम क्या जो है कि यहाँ जो हम लोग लिखे थे बी डी है ना, यहाँ पे देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार का बी डी लिखे थे, जो ये बी डी आधार है, तो हमने यहाँ बोला कि बी डी बराबर सी डी है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सी डी लिख दिया और समीकरण 1 बना दिया। अब देखिए समीकरण 1 यानी त्रिभुज का पहला ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 गुने सी डी गुना ए एन, और दूसरा जो त्रिभुज निकल रहा है उसका भी सी डी गुना ए एन ही 1/2। जब दोनों त्रिभुज जो है क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर दिख रहा है तो हो गया त्रिभुज एरिया, मतलब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला लगता है कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से सिद्ध करना है। तो देखिए ये जो वृत्त जो बनाए हैं, पहले एक बार फिर से ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहा था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, वृत्त की जो जीवा होती है वो बराबर कोण बनाती है। तो देखिए ये है आपका ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी जो है वो कोण सी ओ डी के बराबर है, यानी यहाँ जो कोण और यहाँ जो कोण बनेगा वो दोनों बराबर ही बनेगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो वही है आगे देखिए, चलिए देख ही लीजिए क्या है कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में दो दो त्रिभुज है, तो हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं, तो सर्वांगसम अगर सिद्ध कर दिए तो हो गया बराबर। तो ए ओ बी और सी ओ डी में देखिए को जो है आपका ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। और देखिए क्या क्या चीज़ अभी बराबर मिलने वाला है, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, ओ बी बराबर ओ डी,
ये ओ बी और ये ओ डी, क्यों, ये भी वृत्त का त्रिज्या ही है, दो वृत्त का त्रिज्या है, और ए बी बराबर सी डी ये तो दिया हुआ ही है कि जीवा है, ठीक है, तो ये सब बराबर है ही। तो साइड 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 जो है आपका से त्रिभुज आपका ए ओ बी सी ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा, और सीपीसीटी जो नियम है उससे त्रिभुज कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी भी हो जाएगा। इस तरह से ये साबित हो गया। ये इजी था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस जो देखिए आपका साबित करने वाला क्वेश्चन में अक्सर जो है ना वो दे दिया रहता है, आपका कुछ मतलब क्या बोलिएगा, गिवन ही इतना रहता है, दिया हुआ चीज़ इतना रहता है कि उसी से आप साबित कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, फिर से ये भी लगता है सिद्ध करने वाला ही है। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त को जिनका केंद्र ओ है, ठीक है, बोल रहा है कि अगर एक जो है रेखा है, ये सीधा रेखा क्या किया है, दो वृत्त है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, दो वृत्त है, दोनों को एक रेखा काट रहा है, ठीक है, ए बी सी और डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये सब दिया हुआ है। सिद्ध करना है आपको क्या, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये जो है ए बी ये जो बराबर है वो ये सी डी के बराबर है, बस यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो हमने दो संकेंद्रीय वृत्त दिए, हमें दो संकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। अब चलिए प्रमाण में, ये तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये याद रखना है कि केंद्र पर से खींचा गया लंब, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ लगता है काफ़ी छोटा बन गया इसीलिए नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे, अगर अच्छा बन जाए तब तो ठीक है। यहाँ जो केंद्र है और ये जो जीवा है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि केंद्र से एक हम लंब खींचे हैं, और ये लंब जो खींचे हैं तो ये जो जीवा है यानी ये जो ए बी वाला लाइन है और ये सी डी वाला लाइन है, ये दो भाग में बांट दिया, लेकिन हम जब लंब खींचे तो लंब का नाम यहाँ एम दे दिए, है ना। तो देखिए बी सी छोटे वृत्त की जीवा है, यहाँ बी सी जो है अंदर दिख रहा है छोटा सा, और थोड़ा सा कर दे क्या बड़ा, चित्र जब तक ये सब का नहीं बनता है मज़ा नहीं आता ये सब क्वेश्चन बनाने में, जितना बढ़िया चित्र बनेगा उतना अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए ये छोटी वृत्त की जीवा बीसी हो गया, ठीक है, और इस पे जो है लंब पड़ा हुआ है ओ एम लंब पड़ा हुआ है, और तो इस तरह से बी एम बराबर सी एम हो जाएगा, है ना। ये जो है बी और इधर है सी, तो बी एम बराबर सी एम हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट बड़ा वृत्त, ठीक है, ए डी जो है बड़े वृत्त की जीवा है। अब जब एक बड़ा वृत्त देखिए जो छोटा था पर बड़ा वाला हम दिखा रहे हैं आपको, इधर ए है इधर डी है, और वही बीच में सेंटर से एम था, बाकी यहाँ बी है यहाँ सी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए एम बराबर डी एम हो जाएगा, ठीक है, ये ए एम और ये डी एम बराबर हो जाएगा। तो समीकरण एक दो में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा, जब ए एम में बी एम घटाएंगे और डी एम में सी एम घटाएंगे तो हम लोग का देखिए ए एम में बी एम में उम्म, थोड़ा सा ये देख लीजिए। हाँ, उम्मीद करते कि शायद समझ में आ जाए आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा छोटा बन गया है फिगर। तो ये जो ए एम रेखा देख रहे हैं, ए एम जो है जीवा, उसमें बी एम को घटाना है, ये बी एम को हम घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ ये ए बी ही ना बचेगा, ठीक है। उसी तरह सेम डी एम जो है ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, इसमें घटा दिए सी डी, तो ये सी डी जो घट गया, सी डी नहीं सी एम घटाना है ना, ये जो पूरा रेखा डी एम है उसमें सी एम घटा दिए तो बचा क्या, सी डी बचा, तो वही चीज़ है आपका ये बचा, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 में क्या दिया हुआ है। हाँ, कि निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आंकड़ों का माध्यिका 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है आंकड़ा और इसका माध्यिका 63 है टोटल, तो यहाँ बीच में जो x और x+2 जो आ रहा है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका से दिया हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि माध्यिका बनाने से पहले सबसे पहले आंकड़ों को हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो हम लोगों को करना नहीं है, हम लोग को बस क्या ध्यान में देना है, देखिए टोटल कितना है, 10 है ना, टोटल 10 है, इसको आप काउंट कर लीजिएगा, तो टोटल 10 है, 10 जो है वो सम संख्या हो गया। तो माध्यक जो है वो दिया हुआ है 63, तो सम संख्या क्या, माध्यिका निकालने का तरीका क्या था, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद बराबर 2, है ना। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 63 आएगा, इसको बनाने के बाद 63 आएगा। तो चलिए हम लोग n/2, तो n जो पद है हम लोग का 10 है, 10/2 10/2 प्लस 1 और वहाँ पद जो है करके लिख दिए हैं। जब आप इसको हल कीजिएगा तो पाँचवा पद और छठा पद आएगा। तो पाँचवा पद में देखिए यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पद x है और छठा पद x+2 है ना। तो लिख दिए यहाँ पे पाँचवा पद x है और छठा पद x+2/2 बराबर 63। अब जब आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए
x+x+2/2 इक्वल टू 63 हो गया। तो x 2x हो गया +2 इक्वल टू 63। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 63 जो है 2 से गुना हो गया, 126 आ गया। अब ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 126 में 2 घटा दिए 124, तो x बराबर 124/2 भागा दिए तो 62 आ गया। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद 13 नंबर में क्या दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैलों से 50 बीज चुनकर उन्हें ऐसे मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया है जो अंकुरन के अनुकूल हैं। ठीक है, 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीज की संख्या गिन कर नीचे दर्शाए हुए एक सारणी में दिखाया गया है। ठीक है, लिखा गया है। देखिए थैला यहाँ 1 2 3 4 5 तो थैला है और अंकुरित बीज का संख्या देखिए दिया है। पहला थैला में 40, दूसरा में 48, तीसरा में 42, चौथा में 49, पांचवा में 41। करना क्या क्या वो देखिए। तो पहला, एक थैला में 40 से अधिक बीज है तो उसका प्रायिकता निकालिए। फिर एक थैला जो है उसमें 49 बीज है, उसका प्रायिकता निकालिए। फिर एक थैला में 35 से अधिक बीज है, उसका प्रायिकता निकालना है। बस चलिए तो देख लेते हैं। देखिए कुल थैला जो है हम लोगों का 5 है, ये क्लियर रखना है। तो सबसे पहले प्रायिकता, यहाँ पी भी लिख सकते थे। प्रायिकता जो निकालेंगे एक थैले में 40 से अधिक बीज का, तो 40 से अधिक बीज कितने थैलों में है, तो ऐसा थैला मात्र 3 है। ठीक है ना, मात्र देखिए 3 ही ऐसा थैला है जिसमें 40 से अधिक बीज है। 1 2 और 3, 3 थैला ऐसा है। तो 3/5 हो गया, बस 3/5 लिख दिए तो हो गया, आंसर बन गया 3/5। दूसरा बोला था कि प्रायिकता निकालिए एक थैला जिसमें 49 बीज है, तो कोई भी ऐसा थैला नहीं है जिसमें 49 बीज है, इसीलिए इसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालना था प्रायिकता एक थैला में 35 से अधिक बीज है, तो 35 से अधिक बीज जो है आपका 5 थैला में है, तो 5/5 लिख दिए, काटने पे 1 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 बच्चे वाला 1500 परिवार है, आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा से हम लोग क्या करना है बस वो जान लीजिए, परिवार प्रायिकता ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रायिकता किसका किसका, 2 लड़कियां हो उसका प्रायिकता, 1 लड़की हो उसका प्रायिकता, कोई लड़की ना हो उसका प्रायिकता। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कीजिएगा कि आप लोग सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए। कुल परिवार जो है आपका 475, 814, 211 सबको जोड़ दीजिए, फिर देखिए बनाने में कितना मज़ा आएगा। तो कुल परिवार हम लोग का 1500 निकल गया है। ठीक है, तो पहला का प्रायिकता निकाले जहाँ 2 लड़कियाँ हो, तो टोटल जो है 475 ऐसा परिवार है जिसमें 2 लड़कियाँ हैं, तो 475/1500 कर दिए, भाग करने पे आएगा 19/60, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एक लड़की हो, तो एक लड़की का परिवार जो है 814 है, तो 814/1500 लिख दिए, भागा किए तो आपका 407/750 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा बोला कि कोई लड़की ना हो, तो ऐसा कोई परिवार है जिसमें कोई लड़की ना हो, तो हाँ 211, तो 211 ऐसा परिवार है जिसमें कोई लड़की नहीं है, तो 211/1500 कर दिए, बस यही आपका इसका आंसर हो गया। इस तरह से प्रायिकता का क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर 2 बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर पी क्यू। ठीक है, बस यही है आपको, और इसमें आपको साबित करके दिखाना है। यही लगता है इस बार क्वेश्चन में सिर्फ साबित ही करने के लिए दिया है, सबसे ज़्यादा साबित करना है। क्या क्या साबित करना है, तो त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी क्यू का, सी क्यू बी का, और फिर ए पी बराबर सी क्यू है, और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी का। फिर चौथा ए क्यू बराबर सी पी है, और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, यही आपको साबित करना है। तो चलिए एक एक करके सबको साबित करते हैं हम लोग। हम्म चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, फिगर देख लीजिए आप लोग। फिगर इसका ऐसा बना हुआ है, देखिए त्रिभुज ए पी डी में त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी का। कैसे सर्वांगसम है, तो देखिए त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू डी में, अब ए पी डी आप लोगों को दिख रहा है, तो ये जो है हम लोगों का ए पी डी है ना, ये त्रिभुज, और सी क्यू डी, तो सी क्यू और डी ये जो त्रिभुज है उसमें क्या क्या है, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ए डी बराबर बी सी समांतर चतुर्भुज की भुजा होने के कारण, और डी पी बराबर बी क्यू है। ठीक है, डी पी बराबर बी क्यू क्योंकि ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज जो ए डी पी है और सी बी क्यू है, फिगर क्लियर कर देते हैं। त्रिभुज ए डी पी और सी बी क्यू, फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ए डी पी और त्रिभुज, मतलब त्रिभुज बोल रहे कोण ए डी पी है ना, से भी मिस्टेक हो जा रहा है। ए डी पी जो कोण है बराबर है सी बी क्यू का।
है ना। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों? एकांतर कोण के कारण। उसके बाद आगे जब इतना चीज़ बराबर हो ही गया है तो क्या क्या चीज़ हम लोगों को मिल गया? एक साइड और एक एंगल, दो साइड एक एंगल मिल गया है। तो साइड एंगल साइड के नियम से जो है आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सीक्यूडी का। और जब वो सर्वांगसम है तो सीपीसीटी से आपका एपी बराबर सीक्यू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का भी यहीं आपको सॉल्यूशन मिल गया। तीसरा में बोला कि त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, ठीक है, देखिए क्या क्या है। तो वापस फिगर पे हम लोग थोड़ा चल लेते, ए क्यू बी और सी पी डी में क्या क्या है। ए क्यू बी और सी पी डी इस त्रिभुज में, अब जैसे ये वाला निकाले थे हम लोग, उसी तरह अब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखना है हम लोगों को। तो देखिए जो स्टेटमेंट वहाँ था वहाँ ये भी यहाँ भी मिलेगा ही हम लोगों को। तो बी क्यू और डी पी दिया हुआ है, फिगर आप लोग एक बार सामने ड्रॉ करके देख लेंगे, आसानी से समझ में आएगा। बी क्यू बराबर डी पी दिया गया है और ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा है। और त्रिभुज बी ए बी क्यू बराबर होगा, अच्छा ये त्रिभुज नहीं है, कोण है, ठीक है, कोण सी डी पी का, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी का, और सी पी सी टी से आपका ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा। ठीक है, तब इस तरह से आपका देखिए चतुर्भुज जो ए पी सी क्यू बना है उसमें ए पी बराबर सी क्यू है और ए क्यू बराबर सी पी है। तो ए पी सी क्यू क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पांचों चीज़ जो है वो प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है।